नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम प्लैनेट जुपिटर यानी कि गुरु को 12 घरों में समझने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, गुरु वो तत्व है जो जीवन में आते ही चीज़ों को आसान बना देता है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम अचानक से जिंदगी में कहीं गायब हो जाती हैं, लेकिन जो समस्याओं की एक लेयर बन जाती है ना, जो बनी हुई थी पहले से जीवन में, जो कार्मिक नॉट्स बने हुए होते हैं, हमारी रुकावटें जो होती हैं कार्मिक, उनका धीरे धीरे रूट लेवल पर समाधान शुरू हो जाता है गुरु की एंट्री होते ही। अगर किसी इंसान को सही समय पर सही गुरु मिल जाए, ऐसा व्यक्ति जो कंफ्यूजन क्लियर कर सके, जो सारे कंफ्यूजन सारे संशय खत्म कर सके, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की लाइफ में डायरेक्शन अपने आप सेट हो जाती है। फिर सवाल यह नहीं रहता कि करियर में किस तरीके से किस तरफ जाना है, शादी में किस तरह का डिसीजन लेना है, बच्चों का योग कैसा है, फॉर्चून कितना सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, चार्ट का एक्चुअल पोटेंशियल आखिर है कितना। इन सब सवालों की जगह गुरु अपना रोल सीधा सीधा निभा देते हैं। अगर आप गुरु के कारक तत्वों को समझें तो गुरु धन को कंट्रोल करते हैं, भाग्य को कंट्रोल करते हैं, शादी को यानी मैरिज को कंट्रोल करते हैं, और खास बात यह है कि ब्रह्म विवाह यानी कि सोसाइटी एक्सेप्टेड मैरिजेस को भी गुरु यानी जुपिटर ही गवर्न करते हैं। बच्चे, प्रोजेनी, एजुकेशन, विजडम और वैल्यूज सब गुरु के अंडर आते हैं। ऐसा कोई मेजर लाइफ एरिया नहीं बचता जहां पर गुरु का इन्फ्लुएंस ना हो। इसीलिए कहा जाता है साथियों कि जिस इंसान को सही गुरु मिल जाता है वो संसार सागर को रिलेटिवली आसानी से पार कर जाता है। लाइफ में जो चैलेंज पॉइंट्स आते हैं, जो टाइट सिचुएशंस आती हैं हमारे जीवन में, वो वहां से एकदम स्मूथली निकल सकता है अगर गुरु का आशीर्वाद है तो। ये गुरु भी हो सकता है और जुपिटर ग्रह भी हो सकता है। राइट टाइम पर प्रोफेशन को चैनलाइज करने की जो एक मदद मिलती है वो गुरु से मिलती है। राइट डायरेक्शन मिल जाती है, फैमिली को सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट अपने आप अलाइन होने लगता है। मैरिज, चिल्ड्रन, सोशल एक्सेप्टेंस, इन सब पर गुरु का ग्रेस दिखने लगता है साथियों। इसलिए जब भी आप कुंडली में गुरु यानी कि जुपिटर को अफ्लिक्टेड पाएं या कमजोर होता देखें या दोष स्थानों में या दुष्ट स्थानों में चला जाए, तो वो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि इससे चार्ट का ओवरऑल पोटेंशियल कम हो जाता है। पोटेंशियल कम होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब ये है कि उसकी कुंडली में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट साइड जो है वो वीक यानी कि कमजोर हो जाती है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जिनके पास पैसा बहुत है, शादी लेकिन डिस्टर्ब चल रही है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, बच्चों के इश्यूज हैं, फैमिली की वैल्यूज जो है वो डगमगा रही हैं, इनर सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं है। यही फर्क होता है जुपिटर और बाकी प्लैनेट्स में। बाकी प्लैनेट्स एक एक डायमेंशन को पकड़ कर चलते हैं। जैसे कि राहु की बात करूं तो राहु आपके मटेरियल सक्सेस को देता है, वेल्थ दे सकता है, स्टेटस दे सकता है, आप बोलो वो सब कुछ लाकर दे सकता है। लेकिन शादी, फैमिली की स्टेबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेंस, ये सब राहु नहीं दे पाता। वीनस जो है, शुक्र, वेल्थ दे सकता है, कंफर्ट दे सकता है, आपकी डिजायर्स का फुलफिलमेंट कर सकता है, लेकिन पूरी लाइफ को हॉलिस्टिकली बैलेंस करना वीनस के बस में नहीं है साथियों। पूरी लाइफ को एक इंटीग्रेटेड, मीनिंगफुल, फुलफिल्ड जर्नी बनाना ये सिर्फ गुरु की ही कैपेसिटी और गुरु की ही हद में है। इसलिए जुपिटर की इंपॉर्टेंस चार्ट में बहुत ज्यादा हो जाती है। जब गुरु कमजोर होता है तो इंसान पर डायमेंशन, हर डायमेंशन पर इंसान जो है वो मेहनत तो करता है, करियर पर भी खूब काम करता है, शादी पर भी बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेता है, बच्चों पर भी, फाइनेंस पर भी, सोसाइटी में भी, लेकिन अंदर से उसे जरूर लगता है कि यार कुछ अधूरा जरूर है, लाइफ पूरे तरीके से फील नहीं हो पा रही है, ऐसा जरूर महसूस होगा। तो समझ जाइएगा कि गुरु की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है। और जब लाइफ कंप्लीट फील नहीं होती ना साथियों, तो मोक्ष की जो नेचुरल प्रिपेयर्डनेस होती है वो भी डिले होने लग जाती है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु स्ट्रांग है तो जीवन अलाइंड है, और गुरु अगर कमजोर है तो इंसान बहुत कुछ पाकर भी अंदर से खाली रह सकता है। अब आगे हम इसी गुरु को 12 घरों में एक एक करके डिकोड करते हैं साथियों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जुपिटर कहां और कैसे काम करता है और कहां लाइफ को स्मूथ या कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष अगर आप सीख रहे हैं या ज्योतिष में और गहराई में उतरना चाहते हैं तो ये चैनल आपके बहुत काम का है।
देखिए साथियों, वैदिक ज्योतिष में प्लैनेट जुपिटर किसको कंट्रोल करता है, ये बात अगर एक बार ठीक से समझ लिया आ जाए आपको, तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। जुपिटर के पास दो दो ज़ोडिएक साइंस हैं, एक धनु राशि है और एक मीन राशि है, और मीन राशि सीधा सीधा मोक्ष से जुड़ी हुई होती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात मैं यहां पर आपको साफ करना चाहता हूं, मोक्ष ऐसे ही नहीं मिल जाता है। आप चाहे केतु को 12वें घर में बिठा दो, चाहे सारे ग्रहों को 12वें घर में बिठा दो, तब भी मोक्ष पॉसिबल नहीं है। ये जो बहुत एक आम धारणा चलती है कि केतु अगर 12वें घर में कुंडली में बैठ गया तो इसका मतलब इस बार आपका मोक्ष पक्का है, बिल्कुल नहीं। तब भी मोक्ष पॉसिबल नहीं है जब तक जीवन की इच्छाएं पूरी ना हो। अगर किसी इंसान के मन में अगर कोई इच्छा रह जाती है ना मरते समय या मरने तक, जैसे कि मेरा बच्चा होना चाहिए, मेरी फैमिली आगे कैसे चलेगी इस बारे की चिंता लेकर अगर वो मर रहा है, या कुछ चीज़ें जो अधूरी रह गई हैं उन्हें लेकर अगर वो मन में मर रहा है, तो मोक्ष में रुकावट ज़रूर आएगी साथियों। इच्छा अधूरी है तो लिबरेशन नहीं हो सकता, और यही जगह है जहां पर गुरु का रोल शुरू होता है साथियों। गुरु सारी इच्छाओं को कंप्लीट कराते हैं, खासकर वो इच्छाएं जो लोगों से जुड़ी होती हैं, क्योंकि जुपिटर जीव के कारक हैं। जहां भी जुपिटर बैठते हैं वो उस भाव के जीव से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं हर समय। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर जुपिटर आपके दूसरे घर में बैठे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो आत्मा उसी फैमिली में दोबारा जन्म लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फैमिली में कहीं लॉस्ट कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, कहीं रिलेशनशिप टूटे हुए हैं और वो आत्मा वापस आती है। उन कनेक्शंस को रीबिल्ड करने के लिए उसे वापस आना ही होता है। अब अगर किसी का गुरु पंचम भाव में बैठा हो तो वो इंसान कुछ करे या ना करे, लेकिन रिलेशनशिप्स में एफर्ट जरूर डालेगा, क्योंकि जुपिटर बुद्धि के ग्रह हैं, बातचीत के ग्रह हैं, समझाने के ग्रह हैं, और पंचम भाव है रिलेशनशिप, चाइल्ड, इमोशनल बॉन्डिंग का। तो वो व्यक्ति अंदर से यही फील करता रहेगा तमाम उम्र कि मुझे इस जीव से जुड़ना है, मुझे इस आत्मा से कनेक्ट करना है। ये जुपिटर की इच्छा होती है। अगर गुरु 9th हाउस में बैठ जाए तो फादर, ग्रैंडफादर, गुरु, ट्रेडिशन, इन सब के साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं साथियों, गुरु का मरण कारण स्थान तीसरा भाव माना जाता है। मतलब जिस भी भाव से तीसरा गुरु चला जाता है वहां पर गुरु कमजोर पड़ने लगता है। अगर लगन से तीसरे में जुपिटर बैठा है तो लगन की फ्री विल कमजोर हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा भाव क्या है? पुरुषार्थ का, हिम्मत का, लड़ने की ताकत का, इनिशिएटिव का। अब जुपिटर लड़ाई के ग्रह तो है नहीं, वो डिस्कशन के ग्रह हैं, बुद्धि के ग्रह हैं। तो तीसरे भाव में बैठकर वो इंसान के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि ये काम करूं या ना करूं, ये सही है या वो सही है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। कई बार ये कंफ्यूजन बर्थ चार्ट में साफ साफ दिखाई दे जाता है। अब तीसरी बात, वो जो बहुत लोग गलत समझते हैं, जुपिटर धन के कारक भी हैं, लेकिन इस बार जुपिटर जो है, हर बार जो जुपिटर की दशा आपको हमेशा पैसा नहीं देने आती। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, देखा है मैंने, कि उच्च के जुपिटर की दशा चल भी रही है और इंसान ने बहुत कुछ गवा भी दिया उस दशा में, क्योंकि जुपिटर का असली धन पैसा नहीं है। जुपिटर का मूल धन है ये शरीर, ये तन, ये बॉडी ही जुपिटर की रियल वेल्थ है। इसी बॉडी के थ्रू ज्ञान चैनलाइज होता है, कर्म होते हैं और लिबरेशन पॉसिबल होता है। साथियों, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, देवताओं को भी ये नहीं मिला। यही शरीर मोक्ष का साधन भी है, मोक्ष का द्वार है। मतलब लिबरेशन कहीं बाहर नहीं है, इसी शरीर में पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अपने कर्मों को भोगना तो पड़ेगा, उस पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं होगा ना, केतु हो या सारे ग्रह 12वें घर में बैठे हो, मोक्ष जो है आपका चैनलाइज नहीं हो पाएगा। और यहां पर जुपिटर क्या करते हैं? जुपिटर हर प्लैनेट से बात करते हैं, हर स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। यहां क्या चल रहा है ये देखते हैं, हर घर में ये ग्रह ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। इसीलिए साथियों, जुपिटर को ज्ञान का ग्रह कहा गया है। वो सिर्फ रिजल्ट नहीं देता, वो एक समझदारी, एक अंडरस्टैंडिंग देता है। और जहां पर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, वहीं से लाइफ आसान होना शुरू हो जाती है। देखिए, जो लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पर चले जाते हैं उनके लिए मोक्ष की व्यवस्था तुलनात्मक रूप से आसान होती है। इंटेलेक्चुअल लोग कौन होते हैं? जो बातचीत में विश्वास करते हैं, जो समझाने में और समझने में यकीन करते हैं। और इसके बिल्कुल उल्टा जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दिमाग घूमे हुए लोग होते हैं, वो बातचीत में नहीं बल्कि सीधे लड़ाई की, युद्ध की बात करते हैं।
आप रामायण को ही देख लीजिए, रावण हर समय युद्ध युद्ध चिल्लाता रहता है, लेकिन भगवान राम एक बार भी युद्ध का नाम नहीं लेते। महाभारत देखिए, दुर्योधन पूरा समय युद्ध युद्ध करता रहा, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार भी युद्ध युद्ध नहीं चिल्लाए। क्यों? क्योंकि ऊंचे स्तर की जो आत्माएं होती हैं वो हमेशा इंटेलेक्चुअल डायलॉग में विश्वास करती हैं, स्टेटमेंट जारी करने में नहीं, कम्युनिकेशन में विश्वास रखती हैं। और यही जुपिटर की सबसे बड़ी पहचान होती है साथियों। गुरु जहां भी बैठते हैं वहां बातचीत करते हैं, वे आदेश नहीं देते, स्टेटमेंट जारी नहीं करते। वो स्टेटमेंट्स कौन देता है? राहु। राहु कहता है ऐसा ही होगा, इसी तरह ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते। गुरु समझाते हैं, सलाह देते हैं, ऑप्शंस दिखाते हैं। इसलिए राहु का मरण कारक स्थान नवम भाव माना जाता है। नवम भाव स्वर्ग है, धर्म है, गुरु का क्षेत्र है। गुरु असल में कौन है? देवराज इंद्र के सलाहकार, मिनिस्टर टू डिवाइन एनर्जी, और साथ ही डिवाइन एनर्जी के टीचर भी हैं। तो जुपिटर के दो रोल निभाए जाते हैं जुपिटर द्वारा, एक तो डिवाइन मिनिस्ट्री और दूसरा डिवाइन टीचिंग। अब जो राक्षसी ताकतों में यही दो रोल अलग अलग ग्रह निभाते हैं। शुक्र उनके टीचर होते हैं और राहु उनके मिनिस्टर होते हैं। इसलिए गुरु और शुक्र का कनेक्शन फिर भी बैलेंस माना जाता है, लेकिन गुरु और राहु ये कंप्लीट दुश्मन है। अब गुरु किन ग्रहों को मित्र मानते हैं? सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को। अगर किसी की कुंडली में गुरु इन ग्रहों की राशियों में बैठा हो या इनसे अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहा हो ना साथियों, तो समझ लीजिएगा कि गुरु अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और भाग्य भी। और जब मैं भाग्य कहता हूं तो सिर्फ पैसा नहीं है यहां पर, मैं वही कह रहा हूं जो मैंने पहले कहा था, मनुष्य शरीर ही सबसे बड़ा भाग्य है। इसलिए जुपिटर हेल्थ का मूल ग्रह कहलाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बिना जुपिटर के चल ही नहीं सकती साथियों। अगर गुरु का एस्पेक्ट किसी ग्रह पर पड़ जाए, दृष्टि, तो वो शनि के हार्श इफेक्ट्स को भी रोक सकता है। शनि क्या कहता है? शनि कहता है अब तुरंत न्याय होगा, लेकिन गुरु क्या कहता है? रुको, समझो, थोड़ा समय लो, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करो, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। शनि एक टीचर है, लेकिन वो डायरेक्ट पनिशमेंट देने में विश्वास रखता है। गुरु एक टीचर है, लेकिन वो समझदारी बढ़ाने में विश्वास रखता है। इसलिए जहां भी गुरु की दृष्टियां चली जाती हैं, चाहे लगन पर, चाहे सातवें घर पर, वहां पर जीवन और शरीर की रक्षा हो जाती है। इसलिए सिर्फ चंद्रमा और जुपिटर का ही केंद्र में संबंध बन जाए तो गजकेसरी योग माना जाता है। अगर किसी नीच ग्रह पर भी गुरु का दृष्टि पड़ जाए तो वो ग्रह भी अच्छा काम करना शुरू कर देता है। नीच ग्रह क्या करता है? वो दुर्योधन बनने की कोशिश करता है, सीधे सीधे जजमेंट पर पहुंचता है, हाबड़ ताबड़ जल्दबाजी। लेकिन गुरु का दृष्टि आया तो वो इंटेलेक्ट एक्टिवेट हो जाता है, बातचीत शुरू हुई तो सॉल्यूशन भी निकल आता है। यही ग्रहों की असली कहानी है साथियों। इसलिए प्लैनेट्स के बीच भी रिलेशन होते हैं। गुरु और राहु शत्रु है। गुरु शनि केतु के साथ में न्यूट्रल रहते हैं। शुक्र राहु और बुध के साथ में जुपिटर का मैलेफिक रिलेशन माना जाता है। नक्षत्र लेवल पर भी देखिए तो इंटरेस्टिंग हो जाता है साथियों। केतु के नक्षत्र के बाद शुक्र का आता है, राहु के नक्षत्र के बाद गुरु का आता है। मतलब बैलेंस बनाए रखने के लिए शुक्र और गुरु दोनों मिलाकर लगातार काम कर रहे हैं। अगर ये बैलेंस ना हो तो केतु इंसान को इतना डिटैच कर देगा और राहु इतना अटैच कर देगा कि इंसान कहीं का भी नहीं रहेगा। अब सवाल यह आता है कि कैसे पहचाने कि कुंडली में गुरु पीड़ित है। और सच कहूं तो कलयुग में अधिकतर लोगों के गुरु पीड़ित ही मिलेंगे। इसके संकेत क्या हैं? इंडिकेशंस। सबसे पहला संकेत है आपकी हेल्थ, क्योंकि गुरु का मूलधन पैसा नहीं, शरीर है, जीवात्मा है। अगर जुपिटर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा आपके चार्ट में तो बॉडी की रक्षा नहीं हो पाती, हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। अगर राहु की वजह से जुपिटर पीड़ित होते हैं तो डिजीज ऐसी होंगी जिनका डायग्नोसिस भी मुश्किल होगा। टेस्ट नॉर्मल आएंगे लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। डॉक्टर भी क्या कहते हैं, वो कच्चा खा जाएंगे, उनकी भी मति भ्रमित हो जाएगी, यार ये हुआ क्या, ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है और टेस्ट और रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा। अब ये सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा साथियों। फैमिली में कई लोगों को अनएक्सप्लेन्ड हेल्थ इश्यूज दिखाई देंगे। अगर शनि गुरु को पीड़ित कर रहा है तो क्रोनिक प्रॉब्लम्स आती हैं।
लॉन्ग टर्म डिजीज भी आती हैं, कंटिन्यूस मेडिसिन चलती हैं जैसे कि थायराइड वगैरह की। अब इसका उपाय क्या है? जब गुरु पीड़ित हो तो सबसे पावरफुल रेमेडी है दान करना। और दान का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, फूड का डोनेशन है, फूड रिलेटेड आइटम्स हैं, मंदिर में दान है, और सबसे जरूरी है गुप्त दान। गुप्त दान क्यों? क्योंकि अगर राहु गुरु को पीड़ित कर रहा है तो प्रॉब्लम छुपी हुई होंगी, अनडायग्नोज्ड होंगी। और जब आप गुप्त दान करते हैं तो राहु को वहां जगह नहीं मिलती। अगर शनि की वजह से समस्या है तो समाज के सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले लोगों की मदद करते रहें। डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं, जो रोज की तनख्वाह पर काम करते हैं, आज रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, लेबर क्लास लोग। क्योंकि शनि सेवा से शांत होता है और गुरु सेवा से मजबूत होता है। यही असली बैलेंस है साथियों, यही जुपिटर की असली टीचिंग भी है। अगर मैं मैरिज डायमेंशन की बात करूं तो एक वीक मैलेफिक और अफ्लिक्टेड जुपिटर सबसे पहला काम यही करता है कि वो ब्रह्म विवाह में भारी अड़चन जरूर डाल देगा। मतलब क्या है इसका? समाज से एक्सेप्टेड मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा जुपिटर कभी भी खुलकर सबके सामने सम्मान के साथ होने वाली शादी को आसानी से चैनलाइज नहीं होने देगा। अक्सर क्या करेगा? शादी होगी लेकिन छुपे हुए रास्ते से, डार्कनेस में, ऐसी जगह जहां समाज को पता ना चले, समाज की एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, स्टेटस पर सवाल उठने लगेंगे, पर्सनैलिटी को चैलेंज किया जाएगा। आप प्रपोजल लेकर जाएंगे, अच्छे इंटेंशन से जाएंगे, लेकिन अफ्लिक्टेड जुपिटर उस अच्छाई को बाहर आने ही नहीं देगा, वो चीज दिखेगी ही नहीं। अब वही जुपिटर अगर स्ट्रांग हो और पॉजिटिव हो जाए तो सीन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। छोटे छोटे काम अपने आप बनने लगते हैं, बड़े फैसले बिना रुकावट के आगे बढ़ने लगते हैं, शादी में अननेसेसरी डिलेज नहीं आती हैं, आपके ससुराल की तरफ से प्रपोजल्स खुद चल कर आते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु तत्व हेल्प करने लगता है, सपोर्ट देने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा हो सके देवालयों यानी मंदिरों को विजिट कीजिए। जितना मंदिर जाएंगे उतना आपका गुरु पॉजिटिवली एक्टिवेटेड रहेगा। अब एक और एंगल समझिए साथियों, वास्तु के हिसाब से जुपिटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ईशान कोण को रिप्रेजेंट करता है। अब आप अपने घर पर नॉर्थ ईस्ट को देखिए, अगर वहां पर फालतू सामान पड़ा है, किताबें यूं ही बिखरी हुई हैं, हैवी सामान रखा हुआ है, लोहे की चीजें, शनि से रिलेटेड जो चीजें होती हैं अगर वो रखी हुई हैं, तो आप अननोइंगली जुपिटर को पीड़ित कर रहे हो। याद रखिएगा, जुपिटर कैप्रिकॉर्न में कमजोर होता है, जो शनि की राशि है, और जुपिटर कैंसर में एक्सॉल्टेड हो जाता है, जो कि जल तत्व की राशि है, चंद्रमा की राशि है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में जल तत्व का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए कई लोग वहां पर गंगा जल रखते हैं, पीने का पानी रखते हैं, या वाटर रिलेटेड एनर्जीज रखते हैं। कई बार रेमेडीज में यह भी कहा जाता है कि अगर शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट साइड में कमरे में रहने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जुपिटर का वहां बेटर रिस्पॉन्ड आता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं अगर आप नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होते हैं। मंदिर भी अक्सर उसी में जाने का प्रयास कीजिए। अगर शादी नहीं हो रही है तो एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो आपके घर से पड़ता है उस दिशा में जो मंदिर है उसमें जाने की शुरुआत कीजिए, शादी का रास्ता जल्दी निकलेगा। अक्सर देखने में आता है कि हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मैरिज इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंस इश्यूज चल रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि जुपिटर से जुड़ा हुआ कुछ तो गड़बड़ है। अब फाइनेंस की अगर बात करूं तो जुपिटर धन का मूल कारक है। जब जुपिटर अच्छा होता है तो फैमिली में पैसों को लेकर के चीटिंग नहीं होती, कोई किसी का पैसा नहीं खाता, ट्रस्ट बना रहता है। लेकिन अगर फैमिली में ये सीन चल रहा है कि वो उसका पैसा खा गया, इसने उसका पैसा रोक लिया, तो ये स्ट्रांग इंडिकेशन है कि गुरु एफ्लिक्टेड जरूर है। राहु और शुक्र भी वेल्थ देते हैं, लेकिन जुपिटर से जो धन आता है ना वो शांति देने वाला धन होता है। उस धन की लड़ाई नहीं होती, उस धन में डर भी नहीं होता। अफ्लिक्टेड जुपिटर क्या करता है? जिस समय आपको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, जब आपने किसी को वचन दे रखा है, वादा दे रखा है, जबान दे रखी है, उसी समय फाइनेंस आपका ब्लॉक हो जाता है, पैसा रुक जाता है, आपकी बात अधूरी रह जाती है, काम बनते बनते रुक जाता है। बॉडी इंडिकेटर्स को अगर समझें तो अगर जुपिटर चार्ट में मैलेफिक है तो पेट का एरिया, बेली एरिया, स्टमक एरिया सबसे पहले रिएक्ट करता है, अननेसेसरी वजन बढ़ने लगता है, बेली फैट जमा होता है, थाइज पर एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। खास तौर पर जुपिटर महादशा या फिर अंतरदशा में अगर जल तत्व के ग्रह ज्यादा हों तो यह साफ इंडिकेशन है कि जुपिटर से रिलेटेड इश्यू चल रहा है।
अब रिलेशंस को अगर समझें तो फादर ग्रैंडफादर के साथ में कनेक्शन कैसा है, इसको देखिए। फैमिली लीनिएज स्मूथ है या नहीं, ये चेक कीजिए। अगर वहां सब कुछ ठीक है तो जुपिटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पॉजिटिव जुपिटर की क्लियर इंडिकेशन क्या होती है साथियों? सबसे पहला, ब्रह्म विवाह पॉसिबल होगा। दूसरा, बच्चों रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। तीसरा, वेल स्ट्रक्चर्ड बॉडी रहेगी, बैलेंस पर्सनैलिटी रहेगी। और एलिमेंट्स की बात करूं तो अगर जुपिटर फायर एलिमेंट में बहुत पास है उसके, तो ज्ञान गुस्से से निकलेगा। अगर वो फायरी साइन में आ जाए तो ज्ञान बहुत गुस्से में निकलेगा, शार्प होगा, क्रिटिकल होगा। अगर जुपिटर वाटर एलिमेंट में आ जाए, वाटरी साइन में आ जाए, तो ज्ञान शांत होगा, डीप होगा, रिसर्च ओरिएंटेड होगा, सामने वाले को शांति देगा। याद रखिएगा, गुरु का ज्ञान कभी भी अग्रेसिव नहीं हो सकता। अगर कोई ज्ञान गुस्से में दे रहा है, हर वक्त क्रिटिसाइज कर रहा है, तो समझ जाइए कि जुपिटर कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है, क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड जल तत्व में होता है। फायर वाला जुपिटर अक्सर कम पानी, लेकिन भले ही कम ज्ञानी हो, लेकिन ज्यादा क्रोधित होता है। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, जुपिटर का सबसे बड़ा काम क्या है? जीव की रक्षा, बॉडी की रक्षा। कई लोग कहते हैं मेरे पास में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, दशा आई लेकिन पैसा नहीं आया। ठीक है, लेकिन बॉडी सेफ रही ना, लाइफ अगर सेफ रही, हेल्थ अगर अच्छी रही, तो बहुत अच्छा है। जुपिटर इसका मतलब अपना काम कर चुका, क्योंकि जुपिटर का मूलधन पैसा नहीं, जीव है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर शरीर सुरक्षित है तो समझिए जुपिटर काम कर रहा है। और अगर शरीर ही सुरक्षित नहीं रह पा रहा, तो मान लीजिए कि जुपिटर में कहीं ना कहीं बहुत गहरी समस्या चल रही है। यही असली जुपिटर की समझ है साथियों। कोई कॉन्सेप्ट बिना मिक्स किए हुए चलते हैं, सिर्फ जुपिटर इन फर्स्ट हाउस को ही आगे बढ़ाता हूं। किस चीज को से आपको बचना चाहिए? जब गुरु लगन में बैठा हो ना साथियों, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अहंकार वाला ज्ञान। लगन में गुरु बैठा हो तो अंदर एक भावना जरूर रहती है इंसान में कि मैं ही सही हूं, मुझे ज्यादा पता है, मैं समझ चुका हूं चीजों को, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और यहीं से फिसलने की शुरुआत होती है। गुरु ज्ञान देते हैं, लेकिन गुरु कभी भी यह नहीं कहते कि मेरे अलावा कोई कुछ नहीं जानता। अगर लगन में बैठा गुरु आपको दूसरों से ऊपर महसूस कराने लग रहा है, तो समझ जाइए कि गुरु का शुद्ध रूप काम नहीं कर पा रहा। यहां व्यक्ति को सीखते रहने की स्थिति में रहना जरूरी है। जिस दिन वो ये कहने लगे कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, उसी दिन गुरु भारी पड़ने लगते हैं। दूसरी चीज, मंगल वाली प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। आपने लगन आपका शरीर है, लगन में गुरु का महत्व है, और मतलब है लगन में आने का शरीर की रक्षा। तो तेज ड्राइविंग और गुस्से पर नियंत्रण कीजिए, निर्णय कीजिए। फाइट, फिजिकल रिस्क, ये सब चीजें इस योग के खिलाफ जाती हैं, क्योंकि पिछले जन्म का संकेत यही है कि शरीर पर कभी बड़ा खतरा आया रहा होगा पिछले जन्म में। इसलिए इस जन्म में लगन में गुरु को बिठाया गया। तो यहां शांति आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर कोई आपको ये उकसाए या गुस्सा दिलाए, तो रुक जाना और ये देखना कि सही निर्णय क्या है, वही करना। तीसरी चीज, सोसाइटी के डर से जीवन को रोकना। ये बहुत सबल पॉइंट है साथियों। लगन में गुरु बैठा व्यक्ति बहुत ज्यादा समाज को ध्यान में रखता है। लोग क्या कहेंगे, मेरे बाद लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, परिवार की इज्जत का क्या होगा। ये सोच हालांकि अच्छी है, लेकिन अगर सही यही सोच आपको अगर सही निर्णय से लेने से रोक रही है ना, तो गुरु यहां पर ब्लॉकेज बना रहे हैं। गुरु आपको धर्म सिखाते हैं, डर नहीं। धर्म का मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर हर बार आप सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं कि समाज कुछ कहेगा जिसकी चिंता आपको है, तो गुरु का विस्तार, एक्सपेंशन, इसका मतलब रुक गया है। अब रिलेशनशिप वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा साथियों। लगन में गुरु वाला व्यक्ति रिलेशन को मैरिज में बदल सकता है। पोटेंशियल होता है, लेकिन डर रहता है कहीं सिस्टम खराब ना हो जाए, कहीं परिवार डिस्टर्ब ना हो जाए। इसलिए कई बार व्यक्ति रिलेशनशिप्स को होल्ड करके बैठा रहता है। यही सीख यहां पर यही सीख है कि पवित्रता तो जरूरी है, मानते हैं, लेकिन डर नहीं। अगर रिश्ता साफ है, इंटेंशन सही है, नीयत साफ है, तो गुरु जरूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ टालते रहेंगे, तो गुरु भी आगे नहीं बढ़ने देंगे रिश्तों को। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, लगन में जुपिटर का रियल टेस्ट क्या होता है। टेस्ट यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, टेस्ट यह है कि आप उस ज्ञान से कितनों को सुरक्षित कर पा रहे हैं।
आपकी मौजूदगी से लोग शांत होते हैं या डर जाते हैं? आपके शब्दों से लोग मजबूत होते हैं या आपके शब्द लोगों पर भारी पड़ते हैं, उन्हें दबा देते हैं, उनको वीक महसूस कराते हैं? अगर लोग आपके पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं तो गुरु आपकी सही दिशा में। अगर लोग आपके सामने डिफेंस में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञान में अहम घुस आया है। अगर संक्षेप में कहूं साथियों तो जुपिटर इन फर्स्ट हाउस में आपको अहंकार से बचना है, अहंकार वाले ज्ञान से बचना है, गुस्से से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, समाज के डर से बचना है, शरीर को जोखिम में डालने से बचना है, मैं ही गुरु हूं इस वाली भावना से बचना है। और क्या अपनाना है? सीखते रहने की स्थिति और आदत को डालिए, शांत व्यवहार अपनाइए, जिम्मेदारियों को अपनाइए, शरीर की रक्षा कीजिए और ऐसा ज्ञान जो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं, उस पर जाइए। अगर आप चाहें तो इस बारे में विस्तार से कभी और पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं तो इस पर बहुत गहराई से वीडियो बनाते हैं। साथियों, अब बात करता हूं 11वें घर में अगर हो। देखिए 11वें घर में अगर जुपिटर होता है तो 11वां भाव जुपिटर के लिए बहुत क्लियर मैसेज देता है। जुपिटर यहां खुद कह देता है कि मैं मरण कारक स्थान में हूं, मतलब यहां पर कोई ग्रे एरिया नहीं है। अगर आपके मन में यह सोच आ रही है कि चलो फ्रेंड सर्किल से फायदा उठा लेते हैं, किसी दोस्त को पैसा दे देते हैं, बदले में कुछ मिल जाएगा, सोशल मीडिया में शॉर्टकट ले लेते हैं, या फिर कोई दोस्त अगर गलत कर रहा है पर मैं उसे कुछ कहूंगा नहीं, तो साफ साफ समझ लीजिए साथियों, ये कॉल आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जुपिटर ने यहां पर एथिक्स लॉक कर दिए, समझ जाइएगा। अगर 11वें भाव में आप गलत काम करेंगे तो आपका रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन पनिशमेंट सीधा सीधा लगन पर आ सकता है, हेल्थ के रूप में आ सकता है, मेंटल डिस्टर्बेंस के रूप में आ सकता है। जुपिटर यहां पर आपके चार्ट को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए ऐसे चार्ट्स, ऐसी कुंडली में मैं हमेशा कहता हूं कि पर्सनल लाइफ को हर हाल में सुरक्षित रखो। 5th और 7th हाउस यहां पर सेफ रहते हैं, तो मैरिज, रिलेशनशिप, चाइल्ड, इन सबको लेकर बहुत साफ रहना भी जरूरी। कभी भी ऐसे इंसान को शेल्टर मत दो जो समाज के लिए गलत हो, उसकी तरफदारी मत करो, उसका पक्ष मत लो। अगर फीमेल चार्ट देख रहे हो तो ऐसे व्यक्ति से शादी करने से बचिए जिसका पैटर्न पहले से खराब हो, पहले चीट कर चुका हो, मल्टीपल मैरिजेस उसकी फेल रही हो, फिर भी बिहेवियर नहीं बदला हो। अगर आपने किसी चीटर को सपोर्ट किया ना और अगर सलाह दी या उसे आगे बढ़ाया या अपने जीवन में आपने जगह भी अगर उसे दे दी तो जुपिटर यहां आपको परेशान कर सकता है। एथिक्स का ध्यान रखिएगा। बात करता हूं साथियों, गुरु जब दूसरे घर में आता है, दूसरा भाव है स्पीच का, भाषा का, धन का, वैल्यू सिस्टम का और मैरिज की सस्टेनेबिलिटी का। सप्तम से अष्टम भी यही होता है, तो शादी टिकेगी या नहीं ये भी यहीं से देखते हैं। अर्थ त्रिकोण की शुरुआत भी यहीं से होती है साथियों। पैसा कैसे कमाना है, कैसे मैनेज करना है, परिवार कैसे चलाना है, यह सब कुछ सेकंड हाउस दिखाता है और सिखाता है। जब जुपिटर यहां पर बैठता है सेकंड हाउस में तो व्यक्ति का फोकस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो अपनी एजुकेशन से, अपने ज्ञान से परिवार के लिए कुछ नया क्रिएट करना चाहता है। ये मैं के लिए नहीं है, ये परिवार की मदद के लिए। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो यहां पर ज्ञान केवल बोलने का नहीं होता, ये जीने का ज्ञान होता है। दान, किताबें, गुरुओं की बातें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये सब चीजें व्यक्ति सच में करना चाहता है, दिखाने के लिए नहीं करता। अब जुपिटर के एस्पेक्ट को समझिए। सेकंड हाउस में जुपिटर की दृष्टि जाती है 6th, 8th और 10th हाउस पर। छठा घर है प्रारब्ध। यहां जुपिटर लिमिट लगा देता है। व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास ज्ञान है, काबिलियत है, लेकिन मौके पूरे नहीं मिल रहे। कई बार वजह यह होती है कि प्रारब्ध व्यक्ति का नहीं, परिवार का होता है। परिवार ने पहले जो कर्म किए उसका असर व्यक्ति झेल रहा है। ऐसे चार्ट्स में आत्मा परिवार की उथल पुथल को रोकने के लिए इस धरती पर आई है। पैसा आता है लेकिन एक लिमिट के बाद रुक भी जाता है। कितनी भी मेहनत कर लो, क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ पाती, लेकिन फिर भी ज्ञान का प्रेम खत्म नहीं होता। किताबें सीखना, पढ़ना, समझना, ये सब जीवन भर चलता रहता है। और क्योंकि 8th हाउस पर भी गुरु की दृष्टि यहां से पड़ती है, 7th एस्पेक्ट 180 डिग्री, तो अचानक से जैकपॉट भी मिल सकता है। साथियों, बात करता हूं 12वें घर में गुरु के क्या हालात होते हैं। सेकंड हाउस में बैठकर गुरु 12वें घर को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता।
फॉरेन एजुकेशन तो मिल सकती है, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, लेकिन उसका पूरा रिवॉर्ड नहीं मिलता। कई बार ऐसा पैसा जो है ऐसी जगह चला जाता है जिसका कोई डायरेक्ट आपको बेनिफिट ही नहीं होता। फैमिली का लोन, हेल्थ के इश्यूज, अचानक से आने वाले खर्चे। अगर जुपिटर को सही चैनल नहीं किया तो पैसा आता है लेकिन टिकेगा नहीं साथियों। अब आता हूं साथियों तीसरे घर में जुपिटर का असर। तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का, विल पावर का। तीसरा घर है सबकॉन्शियस माइंड का। जब यहां पर गुरु आते हैं तो बोलने में वजन आ जाता है। लोग आपकी बात सुनते ही हैं, मानते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हीलिंग करवाते हैं, हेल्थ की एडवाइस लेते हैं। यहां व्यक्ति बहुत अच्छा करता है। जुपिटर जीव के कारक हैं, तो उनकी इच्छा होती है लोगों की रक्षा करना। यहां विल पावर बहुत मजबूत हो जाती है। लेकिन तीसरा भाव टेक्निकल भी है। राहु शनि अच्छे चलते हैं। जुपिटर टेक्निकल प्लैनेट तो है नहीं, लेकिन यहां पर आकर टेक्निकल एनर्जी को चैनलाइज जरूर कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, टेक्निकल फील्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहां पर ज्ञान, लॉजिक दोनों मिल जाते हैं। जुपिटर थर्ड हाउस में जब हो तो देखिए तीसरा भाव शॉर्ट ट्रेवल का भी होता है। और जिन लोगों का जुपिटर तीसरे घर में बैठा होता है वहां पर एक अजीब सा डिटैचमेंट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ट्रैवल नहीं हो सकता, लेकिन मन नहीं करता। फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा हो, किसी की शादी हो, किसी की एनिवर्सरी पार्टी है, तो ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि भीतर से यह फीलिंग रहती है कि अगर मैं वहां पर गया तो मैं कुछ ना कुछ जरूर बोल दूंगा, कोई एडवाइस किसी को दे दूंगा, और हो सकता है लोगों को वो पसंद ना आए, ये आपकी ईगो पर आ जाएगी। यही जुपिटर और बुध की एनर्जी। अब सवाल यह आता है कि लोगों को एडवाइस पसंद क्यों नहीं आती जबकि गुरु है? कारण बहुत सिंपल है साथियों। जुपिटर तीसरे घर में बैठकर हर चीज में एक कमी दिखाता रहता है। जो कुछ लोग होते हैं ना, जो छोटी छोटी बारीक बारीक सी कमियां कुछ ना कुछ निकालेंगे किसी ना किसी चीज में। देखिएगा मैक्सिमम चांसेस हैं कि तीसरे घर से गुरु कनेक्टेड मिलेगा। और वो कमी क्यों दिखती है? क्योंकि जुपिटर अपनी 7वीं दृष्टि से 9th हाउस को देख रहा होता है। 9th हाउस उसका मूल भाव है, स्वर्ग है, धर्म है। तो जब कोई ग्रह अपने ही मूल भाव को देखता है तो भीतर से एक फीलिंग आती है, मैं कहीं बहुत ऊपर का हूं, मेरा लेवल बहुत ऊंचा है, लेकिन अभी मेरी पोजीशन नीचे है, मैं गलत जगह आ गया। इसलिए इन लोगों में एक परमानेंट सा डिससेटिस्फैक्शन लाइफ लॉन्ग रहता है, फैमिली से भी, कल्चर से भी, एजुकेशन से भी, यहां तक कि अपने गुरु से भी। कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ नया शुरू कर देते हैं। अगर कंटिन्यू करें तो हीलिंग लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में, टेक्निकल एजुकेशन में, या फिर सब्जेक्ट बदलकर ह्यूमैनिटीज की तरफ चले जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब ये दुनिया को समझना चाहते हैं, ये बदलाव लाना चाहते हैं, एक क्रांति लाने की फीलिंग इनमें रहती है अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब यहां पर आती है कि जुपिटर तीसरे भाव में मरण कारक स्थान में होता है। इसका मतलब यह नहीं कि जुपिटर खराब हो गया, इसका मतलब यह है कि ये एनर्जी चैनलाइज जो भी होगी वो मटेरियल तरीके से नहीं होगी। जुपिटर की दृष्टि 7th और 9th पर है, स्वर्ग की तरफ है। इसलिए ऐसे लोगों को यह लगता है कि मैं बहुत ऊपर से आया हूं, किसी गलती की वजह से नीचे गिर गया हूं, कुछ ना कुछ मुझसे पिछले जन्म में गलती हुई थी तो मैं यहां फंस गया हूं, ऐसा लगता है। और जब गुरु नहीं मिलता तो व्यक्ति खुद गुरु बनने की कोशिश करता है। लेकिन इस चार्ट को, इस कुंडली को चलाने के लिए आपको धर्म और अध्यात्म में आना ही पड़ेगा और अपने गुरु से अनुमति लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि तीसरा भाव साधारण भाव नहीं होता है। अष्टम से अष्टम भाव तीसरा भाव होता है। भवत भावम का कॉन्सेप्ट 8वें से 8वां तीसरा, मतलब मृत्यु के बाद की मृत्यु। तीसरा भाव पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए जुपिटर के लिए इसे मरण कारक स्थान कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जीव अभी भी पिछली यादों से मुक्त नहीं हुआ है साथियों। इसीलिए कई बार चाइल्डहुड बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन भीतर से लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है इसके बचपन में। एक और बहुत जरूरी पॉइंट, मैरिज को जुपिटर अपनी पंचम दृष्टि संभाल लेता है 7वें घर पे, लेकिन चाइल्ड का मुद्दा यहां बहुत संवेदनशील हो जाता है। जैसे ही बच्चों का जन्म का समय आता है, पिछले जीवन की यादें एक्टिवेट हो जाती है और यहीं से हेल्थ पर गहरा इंपैक्ट भी पड़ता है। इस जीवन में सब कुछ सेट होने के बाद भी अंदर वो पुराना कनेक्शन चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जीव है
और जो ज्ञान ये लोग दुनिया को दे रहे होते हैं वो इस जीवन में लिया हुआ नहीं है, वो पहले से इनके पास चला आ रहा है। इसलिए ये लोग अपने अंदर से निकलने वाले ज्ञान में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन 22, 23 और 24 साल की उम्र के आसपास एक बड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन इनके जीवन में आता है। फैमिली से टकराव पॉसिबल है, फैमिली कुछ और चाहती है, आप कुछ और करना चाहते हैं, यहीं से थकान शुरू होती है। ये लोग जल्दी थक जाते हैं, काम से नहीं, जीवन से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जुपिटर ने क्या सुरक्षित कर दिया यहां पर, 7th हाउस बचा लिया, 9th हाउस बचा लिया और 11वां घर भी बचा लिया। इसलिए मैरिज अक्सर पूर्व पुण्य से होती है, लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन अपने ही कल्चर, अपनी ही कम्युनिटी में, क्योंकि जुपिटर है वहां पर। 11वें भाव पर फ्री विल दी गई है, फ्रेंड सर्कल पर, लेकिन बाकी चार्ट पिछले जीवन की वाइब्रेशन पर चल रहा होता है। इसलिए चाइल्डहुड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है और कभी कभी अपनी बायोलॉजिकल फैमिली से डिस्कनेक्ट सा महसूस होता है। अगर दशाएं भी वहीं आ जाए तो ये फीलिंग बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाती है। तो साथियों, ये था तीसरे घर में जुपिटर का इफेक्ट। आगे हम और भी इसे डीप कवर करेंगे। अगर आपको ये सेशन और सीरीज पसंद आ रही है तो और भी गहराई में हम जा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आगे किस तरफ इसे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जर्नी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही है। तो साथियों, अब बात करते हैं जुपिटर इन 4th हाउस। देखिए, चौथा घर क्या है? 4th हाउस। 4th हाउस सुख का स्थान है, आनंद का स्थान है, दिल का घर है। कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा से रूल होता है और कर्क राशि यहां पर आती है। तो जुपिटर यहां पर आकर नेचुरली अच्छा परफॉर्म करते हैं। चंद्रमा से दोस्ती है, मोक्ष का त्रिकोण भी यहां पर एक्टिवेट हो चुका होता है। जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जो कर्म और धर्म से थोड़ा ऊपर उठकर मोक्ष की तरफ काम करता है। इनकी असली सेटिंग मोक्ष के हाउसेस के आसपास आकर पूरी होती है। इसलिए जब जुपिटर 4th हाउस में आकर बैठते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक फीलिंग आती है, अब मैं धीरे धीरे लिबरेट हो रहा हूं, अब मैं अवेकन पोजीशन में आ रहा हूं, अंदर से जागृत हो रहा हूं। मैंने आपको बार बार ये बताता रहा हूं कि मोक्ष के 3 लेवल होते हैं। पहला, इमोशनल लिबरेशन, यानी इमोशंस के बंधन से बाहर निकलना, धीरे धीरे समझ बढ़ना, अवेयरनेस आना, और यही एनर्जी जुपिटर 4th हाउस में बैठकर देता भी है। इसलिए ऐसे जातक को मटेरियल सुख कभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाते। जुपिटर को पैसे से, वेल्थ से उतना मोह नहीं होता जितना ज्ञान से होता है, अवेकनिंग से होता है, लिबरेशन से होता है, अंतर्ज्ञान से होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में एक बड़ी जीत मिल गई हो। बहुत चैलेंज आए थे, सबको पार कर लिया, ऐसी फीलिंग। मटेरियल लेवल पर चार्ट ये जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब बात आती है एक्यूमुलेटेड वेल्थ की, तो वहां जुपिटर 4th हाउस में लिमिट लगा देता है। क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट डिटैचमेंट सिखाता है। आप देखेंगे जुपिटर की दशा या ट्रांजिट जब आएगा और इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगा, या समाज तुरंत आपको एक्सेप्ट उस समय नहीं करेगा। प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन सोसाइटी बोलेगी हाँ ठीक है, इतना कोई खास बात नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाज में आपको रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस मिलती है, क्योंकि 4th हाउस का जुपिटर समाज को इमोशनली लिबरेट करने यहां पर आया है। अगर कोई कुरीति है, कोई गलत परंपरा है, जैसे कि बाल विवाह, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर एक नेचुरल विरोध उठता है उसके खिलाफ। वो समाज के सामने खड़ा होता है और कहता है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और यही जुपिटर की असली पहचान है, असली कोड है। अगर आप इस कोड पर चलते हैं 4th हाउस में जुपिटर लेकर, तो भरोसा रखिएगा आप जो वेल्थ खोते हैं वो ज्ञान के रूप में कई गुना वापस आपको जरूर मिलती है। साथियों, अक्सर ऐसे लोग ऐसी फैमिली में जन्म लेते हैं जहां बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लॉकेज होता है। मदर बहुत सेंसिटिव हो सकती है या बहुत जल्दी अटैच हो जाती है, और जीवन का उद्देश्य बन जाता है मैं इन्हें इमोशनली फ्री करके रहूंगा। पहले मां से शुरू होता है, फिर पूरे परिवार। इसलिए आप देखेंगे 4th हाउस जुपिटर वाले चार्ट में रिलेशनशिप ब्रेक्स, इमोशनल धोखे या गहरे इमोशनल ट्रॉमा का इतिहास रहता है। जुपिटर वहां आया है सब कुछ सेट करने के लिए। वेल्थ आ सकती है, लेकिन फैमिली वेल्थ में डिस्प्यूट, कोर्ट केस, तनाव जरूर देखने को मिल सकते हैं। खासकर जब जुपिटर पीड़ित हो चार्ट में, तब तो और ज्यादा।
अगर मैरिज की बात करूं साथियों, तो जुपिटर वहां पर विवाह का कारक, परम विवाह का कारक, और फोर्थ हाउस हार्ट है, दिल है। तो खासकर फीमेल चार्ट में फैमिली कल्चर, सोसाइटी बहुत मायने रखती होगी। अगर अदर कल्चर या फिर अदर कम्युनिटी में आप शादी करने की सोचते हैं गए, तो फाइनल पॉइंट पर जुपिटर ठगा हुआ महसूस यहां पर करवा सकता है, धोखा हो सकता है। जुपिटर की दृष्टियों को समझिए। यहां पर पंचम दृष्टि 8वें घर पर, इन लॉज सुरक्षित रहते हैं, वहां पर ग्रोथ होती है, ससुराल वालों की ग्रोथ होती है। लेकिन कई बार इन लॉज की फैमिली में अकाल मृत्यु या अचानक से लॉस का इतिहास देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए जुपिटर वहां सुरक्षा दे रहा है। 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश यहां पर दिखती है। 9वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ती है, मोक्ष की यात्रा पूरी तरीके से एक्टिवेट रहती है। जितना ये अटैच होते हैं उतना यूनिवर्स इनसे डिटैच होता है। क्यों? क्योंकि इनका रोल है इमोशनली पीड़ित लोगों को बचाना। इसलिए ऐसे लोग आपको हीलिंग सेक्टर में दिखेंगे, इमोशनल हीलिंग में, पुलिस, काउंसलिंग, या फिर ऐसे प्रोफेशन में जहां किसी को ठगा महसूस न होने दिया जाए। और हां, जुपिटर 4th हाउस में 2nd हाउस के लिए मरण कारक बनता है। इसलिए मैरिज के बाद ऐसा लग सकता है कि ग्रोथ इन लॉज की तरफ शिफ्ट हो गई, आपकी ग्रोथ उधर चली गई, उधर बढ़ोतरी दिखेगी, इधर थोड़ी रुकावट। लेकिन यह भी उसी बड़े प्लान का एक हिस्सा है, क्योंकि 4th हाउस का जुपिटर जो होता है वो आनंद कमाने यहां नहीं आया, आनंद बांटने आया। यही इसके असली शक्ति है। अब हम बात करते हैं जुपिटर इन 5th हाउस। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर आता है, पंचम भाव और गुरु का रिश्ता आखिर क्या है? देखिए, पंचम भाव क्या है? पंचम भाव संतान का भाव है। ये वो भाव है जहां से आत्मा की यात्रा दोबारा शुरू होती है। 4th हाउस तक आकर एक तरह से मोक्ष, इमोशनल लिबरेशन हो चुका होता है, इमोशनली, भावनात्मक रूप से, और पंचम से फिर से वही यात्रा शुरू होती है। अब यहीं पर जुपिटर आकर बैठते हैं तो यहीं से लोगों के दिमाग में डर बैठ जाता है कि कारक भाव नाश हो जाएगा क्या, क्योंकि जुपिटर चाइल्ड के कारक हैं, बच्चों के। पंचम भाव बच्चों का भाव है, तो क्या जुपिटर यहां नुकसान करेंगे? देखिए, थ्योरी में ऐसा लिखा है, किताबों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा तभी होता है जब आप जुपिटर के मैसेज को इग्नोर कर रहे हो। पंचम भाव असल में क्या है? पंचम भाव वो जगह है जहां पर जुपिटर ने गंडांत को क्रॉस किया, वाटर एलिमेंट से उठकर फायर एलिमेंट में आ गए। दो बिल्कुल अपोजिट एनर्जी को यहां पर जोड़ दिया गया। और इसका पहला इंपैक्ट क्या आता है? जातक के इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि वो हमेशा दो विरोधी ताकतों को जोड़ने की कोशिश करता है। रिलेशनशिप में भी यही होता है, अक्सर ऐसा पार्टनर मिल जाता है जिसकी सोच बिल्कुल अपोजिट होती है। फैमिली में भी अगर देखें, फादर कुछ कह रहे हैं, माता कुछ और कह रही है, अंकल और फादर के बीच में कुछ अनबन है, अपोजिशन है, और ये पर्सन क्या कर रहा है? बीच में खड़ा होकर वो उनकी सबको जोड़ने में लगा रहता है। यही पंचम भाव के जुपिटर की असली ताकत है साथियों। इसलिए समाज का ये प्लेसमेंट समाज के लिए बहुत पावरफुल होती है। आज अगर दुनिया में दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो पंचम भाव का जुपिटर वाला इंसान उनके बीच में समझौता करवा सकता है। डिप्लोमेसी, काउंसलिंग, नेगोशिएशन, इन सब के लिए ये बेस्ट पोजीशन है। एजुकेशन की अगर बात करें, पंचम भाव एजुकेशन का भी है, तो जुपिटर टेक्निकल एजुकेशन का प्लैनेट नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोसाइटी, ह्यूमैनिटीज का प्लैनेट है। लेकिन अगर कोई पंचम भाव का जुपिटर इंजीनियरिंग या मेडिकल में चला जाए तो भी उसका माइंडसेट अलग होगा। वो पूछेगा इस नॉलेज से समाज की मदद कैसे हो सकती है? ठीक है, मशीनरी वगैरह ठीक है, टेक्नोलॉजी ठीक है, इसे सोशल वर्क किससे कैसे किया जा सकता है, समाज का भला कैसे होगा? इसलिए कई बार आप देखेंगे कि डॉक्टर होते हुए भी एनजीओ चला रहे होते हैं, या इंजीनियर होते हुए भी सोशल वर्क कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जुपिटर ने उनमें यही दिमाग में कोड डाला है, दो अपोजिट एनर्जीज को जोड़ो, गरीब और अमीर के बीच, बीमार और हेल्दी व्यक्तियों के बीच, अवेयर और अनअवेयर के बीच में कनेक्शन बनाओ। यह मैसेज आता है इनको बार बार। बच्चों की अगर बात करूं तो 5th हाउस का जुपिटर नॉर्मली बच्चों को नुकसान नहीं देता, बल्कि कई बार बॉय चाइल्ड देता है, लड़का, या जल तत्व की राशि में जुड़वा संतानों तक के योग बना देता है, जुड़वा संतानों के योग भी बना देता है, अगर जल ये राशि वहां पर है तो।
कारक भाव नाश तभी एक्टिवेट होता है जब आप समाज से पहले खुद को रख देते हैं। अगर आपने अपने ईगो को, अपने कंफर्ट को और सोसाइटी से ज्यादा ऊपर रखा, तभी जुपिटर यहां पलटता है, वरना नहीं। इसलिए अगर इन लॉज और स्पाउस के बीच में प्रॉब्लम है तो बच्चा होने से पहले समझौता करना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो बैलेंस बना लिया तो पंचम भाव सुरक्षित है, नहीं तो जुपिटर इमोशनली चैलेंज उठाकर लाता रहेगा। यहां से अब जुपिटर के एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो पंचम दृष्टि इनके आपके 9th हाउस पर पड़ेगी। फादर सुरक्षित, भाग्य सुरक्षित, पूर्व पुण्य एक्टिव। ऐसे लोग बच्चों के साथ में बहुत डीप सोशल लेवल का कनेक्शन बनाते हैं। ये लोग रिलेशनशिप छोड़ते नहीं है, अपोजिट होने पर भी चलाने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप को, कैसे जैसे। और यही इनका टेस्ट भी होता है साथियों। अगर रिलेशन चला लिया तो जुपिटर वर्कआउट यहां पर कर जाता है। अगर रिलेशनशिप बीच में छोड़ दिया तो चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे 100%। 7वीं दृष्टि 11वें घर पर पड़ रही है। दोस्तों पर, नेटवर्क पर, पार्टनरशिप से धन की संभावना प्रबल बन जाती है सोशल मीडिया से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 3rd हाउस जुपिटर का मरण कारक स्थान है, इसलिए विल पावर में कंफ्यूजन आता है, करूं या ना करूं, अभी करूं या बाद में करूं। जुपिटर सोचता है तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। अगर आपने अपना मैसेज फॉलो कर लिया तो वही जुपिटर भाग्य को अपने आप एक्टिवेट कर देगा। 9th एस्पेक्ट जो है इसका लगन पर पड़ रहा है, खुद सेल्फ पर, पर्सनैलिटी की रक्षा कर देता है। गुरु कहता है कि तुम ऐसा काम, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारी लाइफ संभाल लूंगा। यानी तुम मुझसे रिलेटेड चीजें करो, ज्ञान की, धर्म की। तो ये पोजीशन इंसान की सोच बना देती है ऐसी कि वो सोशल हो जाता है। अब आते हैं साथियों 6th हाउस पर। यहां पर सबसे ज्यादा डर होता है। 6ठा भाव दुष्ट स्थान है। जुपिटर यहां बैठ गया, चार्ट खराब हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6ठा भाव है प्रारब्ध का, वो कर्म जो आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। यहां पर मंगल सेनापति होता है, लेकिन जुपिटर जब यहां आते हैं और कहते हैं कि लड़ाई से नहीं, बातचीत से काम करो, समझौता करो, सुलह करो। ऐसे लोग बहुत एथिकल होते हैं, पोलाइट होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। एफडीज, आरडीज, पीपीएफ, एसआईपी, इन पर भरोसा करते हैं। पैसा जिम्मेदारी में खर्च होता है, एंजॉयमेंट में नहीं। लेकिन समय के साथ में हेल्थ इश्यूज भी इन्हें देखने को मिलते हैं, और यहीं पर ईश्वर पर विश्वास धीरे धीरे हिलने लगता है इन लोगों का, क्योंकि वो देखते हैं कि जब मैं सही हूं फिर भी मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। ये जुपिटर की असली परीक्षा होती है साथियों। शादी में 6ठे भाव का जुपिटर अरेंज मैरिज को चुनौती देता है, समाज रोकता है, विरोध करता है। पैसा यहां पर आता है लेकिन दिखता नहीं है, और लोग कहते हैं ये कमाता ही नहीं, लेकिन असल में वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। प्रोफेशन में सर्विस लाइन ज्यादा सूट करती है ऐसे लोगों को, बिजनेस से ज्यादा। साथियों कुल मिलाकर 6th हाउस का जुपिटर समाज से आपको जोड़ रहा है। 6th हाउस का जुपिटर आपको प्रारब्ध से लड़ने नहीं, उसे समझने आया है। अगर आप जुपिटर का मैसेज सुन लेते हो तो वो आपको ऊपर उठा देता है। अगर इसे आप इग्नोर करते हो तो वही जुपिटर सबसे भारी बन जाता है आपके लिए। यही गुरु का नियम है। अब बात करते हैं साथियों गुरु के 7वें घर में आ जाने पर क्या होता है। सबसे पहले यहां पर यह समझिए कि 7th हाउस काम त्रिकोण का सेंटर पॉइंट है। काम त्रिकोण यानी आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर्स, आपकी रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स। अब जुपिटर महाराज जब यहां पर आकर बैठेंगे तो वो काम त्रिकोण को जरूर एक्टिवेट तो करेंगे और करते हैं, लेकिन राहु की तरह नहीं। राहु का काम क्या है? बस इच्छा और इच्छा और इच्छा, एक के बाद एक इच्छाओं की खत्म ही नहीं होती। खरीदते जाओ, भरते चले जाओ, कभी संतोष नहीं देगा राहु। और जुपिटर का काम अलग है। जुपिटर भी चीजें खरीदते हैं, रिलेशन बनाते हैं, डिजायर्स पूरी करते हैं, लेकिन हर बार एक सवाल पूछते हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या इससे मुझे सच में संतोष मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने फोन खरीदा, राहु होता तो दूसरा फोन भी देख रहा होता। जुपिटर होगा तो बोलेगा ठीक है फोन ले लिया, अब इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। यहीं से पर्सन के अंदर एक फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल टच आना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि ये 7वां घर है तो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा आपकी शादी और आपके स्पाउस पर।
और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि 7th हाउस में जुपिटर जब बैठा है, इसका मतलब समाज आपकी मैरिज में बैठा है। हर कोई जानना चाहता है लाइफ में क्या चल रहा है, शादी क्यों नहीं हो रही, इतनी देर क्यों हो गई। और जैसे जैसे डिले बढ़ता चला जाता है, पर्सन के ऊपर अनवांटेड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। बाहर निकलो तो भी डर लगता है, कोई क्या पूछेगा, क्योंकि समाज का प्लैनेट आपकी मैरिज हाउस में बैठा है। यहां पर एक मजेदार बात है, आपको समाज में कमियां दिख रही हैं और समाज को आप में। आप सोचते हो समाज गलत है, समाज सोचता है ये इंसान ठीक नहीं है। यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है साथियों। इसलिए ऐसे चार्ट में ऑनलाइन बिजनेस ठीक रहता है करना, एक रेमेडी की तरह। लेकिन आसपास दुकान, लोकल स्टार्टअप, डायरेक्ट फेस टू फेस काम बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अगर डिजायर्स की बात करूं साथियों, तो राहु होता तो पर्सन इच्छाओं से उलझ जाता। जुपिटर यहां बैठा है तो डिजायर्स पूरी होंगी, लेकिन उसके बाद डिटैचमेंट आ जाएगा, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और फिर समझ में आएगा ठीक है हो गया, आगे क्या। मतलब जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाती तब तक आप भागेंगे, मिलने के बाद आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यहीं से व्यक्ति के अंदर डिजायर से ऊपर उठने की एक टेंडेंसी आ जाती है। प्रोफेशन पर आते हैं तो 7th हाउस 10वें से 10वां होता है, मतलब प्रोफेशन की ग्रोथ। लेकिन जुपिटर यहां पर मरण कारक भी है पंचम भाव के लिए, इसलिए एक हल्की सी डिससेटिस्फैक्शन हमेशा यहां पर रहती है। दूसरों को प्रमोशन मिल गया लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये देरी हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती है, बिजनेस में, काम में, प्रोफेशन में। यहीं से धीरे धीरे दान दक्षिणा और फेथ थोड़ा कमजोर होने लगता है। एक और बहुत बड़ा इश्यू, जुपिटर बहुत ज्ञान दे देता है, इतना ज्ञान कि मीटिंग में 3 घंटे आप बोल सकते हो, लेकिन पॉइंट क्या है, कुछ नहीं, मिस हो जाता है पॉइंट, बोल रहे किधर हो ये पता ही नहीं। यही फर्क है बुध और जुपिटर में। बुध बोलेगा जितनी जरूरत है उतना, जुपिटर बोलेगा जितना वो जानता है उतना। इसलिए यहां पर जुपिटर को रिफाइन करना बहुत जरूरी है, और ये रिफाइनिंग अक्सर मैरिज के, शादी के बाद होती है। शादी के बाद क्या होता है, पूरी फैमिली, इन लॉज, समाज, सब आपके रिश्ते में घुस जाते हैं। आपके स्पाउस को बताया जाएगा कि ऐसे रहो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। शुरुआत में पार्टनर आपका बहुत धार्मिक, बहुत एथिकल दिखेगा, हर रिलेशन की शुरुआत ऐसे ही होगी, लेकिन समय के साथ में उसका नेचर दूसरा जो है वो सामने आएगा। क्यों? क्योंकि ये देव जुपिटर नहीं है, ये जीव जुपिटर है। गुरु की अगर यहां से दृष्टियां देखें तो पंचम दृष्टि 11वें घर पर पड़ेगी। सोशल मीडिया, नेटवर्क, फेम जुपिटर भी देगा, या जुपिटर फेम देता है, प्रसिद्धि देता है वीनस के साथ साथ। सोशल मीडिया से नाम हो सकता है, लेकिन चार्ट में पहले देखो फिर चाहो, कमियां ढूंढो, यह पैटर्न चलता रहता है। 7वीं दृष्टि जो लगन भाव पर पहले घर पर पड़ती है तो पर्सनैलिटी में टीचर वाला टच आ जाता है, फिलोसॉफिकल सोच, फिलोसॉफिकल टच, वो व्यक्ति जो हमेशा ज्ञान के गंगा बहाते रहते हैं। 9वीं दृष्टि जो वो तीसरे घर पर पड़ती है, जो एक्शन की एनर्जी से भरपूर। लेकिन यहां आपके फादर और आपके समाज दोनों में चैलेंज बन जाते हैं। डिसीजन वही लेंगे, आपकी शादी के भी, प्रोफेशन के भी, और कभी कभी वो डिसीजन गलत भी निकल सकता है। बात करता हूं साथियों जुपिटर का 8वें घर में क्या प्रभाव होता है। अष्टम भाव जो दिखाई नहीं देता, जो छुपा हुआ घर है, जहां गहराई है, जहां ट्रांसफॉर्मेशन है। 4th हाउस का मोक्ष इमोशन था, अष्टम का मोक्ष कलेक्टिव है। यहां जुपिटर जब आता है 8वें घर में तो लोगों को कीचड़ से निकालने, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, रेकी, इन सब की ओर खिंचाव आता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर यहां पर डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आया। ऐसे लोग समाज में क्रांति ला सकते हैं, लेकिन तभी जब उनका पूर्व पुण्य मजबूत हो, नहीं तो कितना भी एफर्ट डाल लो, लिबरेशन नहीं होने वाला। शादी में इन लॉज का बहुत गहरा प्रभाव होगा। फीमेल चार्ट में अपने स्पाउस पर गहरा, बहुत गहरा, मिस्टिकल, समझ से बाहर उनका स्पाउस उनको मिल सकता है। फीमेल्स को 12वें घर पर पंचम दृष्टि पड़ रही है, जो कि पूर्व पुण्य को टेस्ट करेगा कि आप सच में लोगों को बाहर निकाल सकते हो या नहीं प्रॉब्लम से। 7वीं दृष्टि 2nd हाउस पर मैरिज का असर डालती है, सीधा फैमिली वैल्यूज पर असर पड़ेगा, इसलिए टाइमिंग बहुत सेंसिटिव हो जाती है। 9वीं दृष्टि 4th हाउस पर है,
अगर जिम्मेदारी पूरी कर दी तो आगे चलकर ऐसा सुख मिलेगा जो बिना मांगे मिलेगा, भरपूर। अष्टम का जुपिटर पैसा भी देगा और रोक भी लगा सकता है। लॉटरी, स्टॉक, थोड़ा सा लीगल केसेस, दुश्मन, 6th हाउस से थोड़ा बचकर। यहां गुरु मिलता बहुत जरूरी हो जाता है। आपको गुरु मिलना बहुत जरूरी है। यहां पे आपके जीवन में गुरु होना चाहिए, क्योंकि असली लिबरेशन गुरु से ही आती है साथियों। ये रेमेडी है, एक गुरु बनाइए। यहां से बात करता हूं गुरु की 9th हाउस में साथियों। 9वां भाव जुपिटर का अपना घर है। यहीं से रोशनी, यहीं से प्रकाश आता है, यहीं से ज्ञान आता है। और जब ज्ञान आ जाता है तो आत्मा लिबरेशन के रास्ते पर आसानी से चलने लगती है। यही गुरु का अंतिम लक्ष्य है। देखिए, अष्टम भाव तक एक बात बहुत साफ हो जाती है, वहां अंधेरा है, वहां कंफ्यूजन है, वहां डर है। इसलिए अष्टम भाव तक आते आते जातक को लगता है कि मुझे कोई गुरु जरूर चाहिए, अंधकार है, कुछ सूझ नहीं रहा, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए, मुझे कोई ये बताए कि कौन सी भक्ति करूं, किस ट्रैप से बचूं, क्योंकि वहां तक लाइट नहीं पहुंच रही, वहां सर्च है। लेकिन जैसे ही 9वें भाव में जुपिटर आ जाता है, वहीं सब कुछ बदल जाता है। अब जातक पूछता ही नहीं कि अब मैं कौन सी भक्ति करूं। क्यों? क्योंकि गुरु मिल गया। जब गुरु मिल जाता है तो भक्ति ईश्वर की नहीं, गुरु की हो जाती है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। अब अलग अलग पूजा, अलग अलग साधना, अलग अलग रास्तों की जरूरत नहीं रहती है। गुरु के प्रति समर्पण की ही अपने आप ईश्वर तक पहुंचा देता है। लिबरेशन अपने आप होने लगता है। अष्टम तक जातक को लगता है, 8वें घर तक, कि मुझे कुछ चाहिए। और 9th हाउस में आकर गुरु वाले को लगता है कि अब कुछ चाहिए ही नहीं। अब सारे ट्रैप्स, सारे उलझन, सारे छलावे कम हो जाते हैं, रोक कम लगती है, डिवाइन ताकतें सपोर्ट में खड़ी रहती हैं। अब देखिए, इसका सबसे सुंदर संकेत 9वें भाव के जुपिटर की 5वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जातक ने पिछले जीवन में दान बहुत किया है, लेकिन सामान्य दान नहीं, ज्ञान का दान, शिक्षा का दान, समाज को दिशा देने वाला दान। इसलिए आज लोग देखकर हैरान होते हैं, यार इसने इतना पढ़ा कहां से, इसे इतना ज्ञान क्यों है? इसने किताबें तो इतनी पढ़ी नहीं, फिर इसके पास में इतना ज्ञान कहां से आ गया? वो ज्ञान पढ़ा हुआ नहीं है, वो ज्ञान दान में दिया हुआ पिछले जन्म का है, जो लौट कर वापस आया। इसलिए 9वें भाव का जुपिटर पूर्व पुण्य को दिखाता है, लेकिन वो पूर्व पुण्य ज्ञान से चैनलाइज होना चाहिए, और होता है। 7वीं दृष्टि यहां से 3रे घर पर पड़ती है। 3रा भाव गुरु का मरणकारक स्थान है, लेकिन साथ ही कम्युनिकेशन का भाव भी है। अब यहां पर जो जुपिटर गुरु बैठा है, ये सामान्य जुपिटर नहीं है, ये धर्म का जुपिटर है। ये धर्म त्रिकोण, लग्न और पंचम से बिल्कुल अलग है। लग्न का धर्म क्या होता है? मैं तक, केवल मैं तक। पंचम का धर्म है मेरे आसपास तक। लेकिन 9वें का धर्म होता है कमल की तरह पूरे तरीके से खिल जाना। पंखुड़ियां फैल जाती हैं, ज्ञान पूरे समाज में के लिए निकलने लगता है, खुशबू बनकर समाज में फैलता है ज्ञान। इसलिए ऐसे लोग एक व्यक्ति से नहीं, पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज से बात करते दिखाई देते हैं। रेडियो, टेलीविजन, पब्लिक प्लेटफॉर्म, मैसेज ब्रॉडकास्ट, या ऐसे पद जहां एक बड़े मुद्दे को एड्रेस किया जाता है। जैसे फर्क होता है, एक डॉक्टर एक मरीज को ठीक करता है और दूसरा डॉक्टर वैक्सीन बना देता है। पहला पंचम भाव से काम करता है, दूसरा 9वें भाव से। अब यहां एक बहुत ही गहरी बात बताता हूं साथियों। ऐसे जातक पिछले जीवन में खुद को पूरे तरीके से समाज को समर्पित कर चुके होते हैं। मोक्ष लिया, लेकिन मोक्ष के बाद भी ईश्वर के अनुयायी बनकर फिर धरती पर आ गए। इसलिए बहुत बड़े संत, महापुरुष, गाइड्स बार बार जन्म लेते हैं। क्यों? ताकि समाज भटके नहीं, लोग गलत दिशा में न चले जाएं। 9वें भाव का जुपिटर यही कोड लेकर आता है, तुम ईश्वर के अनुयायी बनो। इसलिए ईश्वर का नाम सुबह से शाम तक मुंह पर इनके रहता है। और यहां एक बात बहुत जरूरी है, ईश्वर में गलती ढूंढना बिल्कुल नहीं है आपको। फिलॉसफी पूरे तरीके से एक्सटर्नलाइज हो जाती है आपकी, वरना
इसका एक साइड इफेक्ट भी समझिए, जब आप देवताओं के साथ बैठते हो तो राक्षस भी पीछे नहीं हटते। इसलिए ऐसे जातकों को अचानक से अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कोई बड़ा काम हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आपको रोकने की कोशिश करेगा। यानी एक तरीके के जिसे कहते हैं हम नजर लगना, वो बहुत होता है। हर बात पे नजर लगती है, इनके काम पे बनते काम बिगड़ते हैं। यहां पर दो रास्ते होते हैं, या तो इंसान ये कह दे कि ईश्वर है ही नहीं, या फिर ये समझे कि मेरे पीछे जरूर कोई नेगेटिव एनर्जीज लगी हुई है। नवम भाव का जुपिटर दूसरा रास्ता चुनता है। ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है, समय के साथ उसकी अपनी फिलॉसफी उसे सब कुछ समझा देती है। और अगर ये लोग मेडिटेशन, सिद्धि, ज्ञान के रास्ते पर चले गए तो इन्हें ज्ञान बाहर से नहीं अंदर से ही मिलने लगता है, क्योंकि पिछले जन्म का दिया हुआ है, क्योंकि गुरु तत्व वो अपने अंदर ही धारण कर चुके होते हैं। पर्सनल डायमेंशन, मैरिज की बात करूं तो नवम भाव का जुपिटर समाज को चैलेंज करने की ताकत देता है। अगर जातक चाहे और अध्यात्म में उधर जाए तो फ्री विल इतनी मजबूत हो जाती है कि जैसे चाहे वैसी मैरिज कर सकता है। लेकिन दिक्कत यहां आती है, जातक का धर्म इतना बड़ा हो जाता है कि पार्टनर उस धर्म में उसका साथ नहीं दे पाता। तब अचानक से रिश्ते बनते हैं, अचानक से टूटते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके काम से रोका जा रहा होता है, यह आपको पसंद नहीं है। प्रोफेशन में नवम भाव का जुपिटर बेहद पावरफुल है। ऐसे प्रोफेशन जहां पर आप पूरे समाज को एक साथ एड्रेस करते हो, वो बेस्ट रहता है आपके लिए। हीलिंग का सेक्टर, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, ट्रैवल, धार्मिक गुरु, टूरिज्म, कथावाचक, डायलॉग्स, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब आपके हथियार बन जाते हैं। हथियार इसलिए ताकि समाज की बुराइयों को जड़ से खत्म किया जा सके। पंचम दृष्टि इसकी लगन पर पड़ती है, शरीर सुरक्षित रहता है। खतरे आएंगे लेकिन बचाव भी हो जाएगा। सातवीं दृष्टि तीसरे घर पर पड़ती है, गहरे अटैचमेंट से डर लगता है। नवम दृष्टि पांचवें घर पर पड़ती है, वंश चलाना ही आप अपना धर्म समझते हैं। अक्सर ऐसे चार्ट में या तो सिंगल चाइल्ड होता है या वही चाइल्ड पूरे परिवार को आगे तक लेकर जाता है। और आखिरी बात, नवम भाव का जुपिटर धर्म भी देगा और मटीरियल भूख भी जगा देगा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर मटीरियल भूख हावी हो गई तो ह्यूमैनिटी का टच कम होने लग जाएगा, और यहीं से जीवन के लेटर स्टेज में ऐसे लोग एनजीओ, सेवा, पूरी तरीके से समाज के कामों की तरफ लौटते हुए दिखाई देंगे आपको। यही नवम भाव के जुपिटर की सबसे सुंदर बात है, पूर्णता है। अब बात करते हैं 10वें घर में जुपिटर जब आता है तो क्या होता है। जब जुपिटर 10वें घर में किसी की कुंडली में आ गया है जन्म के समय, लगन कुंडली में, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, 10वें घर की हाउस जो है वो खाली खाली सिर्फ प्रोफेशन का ही घर नहीं है। 10वां घर वो जगह है, वो स्टेज है जहां पर चार्ट का फाइनल जजमेंट शुरू होता है। अष्टम भाव में फिजिकल बॉडी की डेथ हो चुकी है, अब बचा गया है आत्मा, लाइट, रोशनी, और वही रोशनी अब दशम भाव में मूव कर रही है। इसलिए दशम भाव बहुत हैवी भाव है, बहुत भारी, बहुत बड़ा घर है। यहां शनि की एनर्जी हमेशा फील होती है। 10वीं राशि शनि की है। कैप्रिकॉन की वाइब्रेशन यहां हमेशा मिलेंगी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजल्ट। और अब यहां पर यह सवाल है कि क्या जुपिटर यहां अच्छा फंक्शन करता है? तो जवाब है हां, जरूर करेगा, लेकिन अपने तरीके से। 10th हाउस इज ऑल अबाउट प्रोफेशन, लेकिन जुपिटर कोई मशीन का प्लेनेट तो है नहीं। जुपिटर जीव का कारक है, ह्यूमन कनेक्शन का प्लेनेट है। तो जब जुपिटर 10वें घर में बैठता है तो जातक का प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जहां वो सीधे सीधे जीव से डील कर रहा हो, लोगों से, ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन माइंड से। अगर वही जातक कंप्यूटर, मशीन, मैकेनिकल या सिर्फ टेक्निकल लाइन में फंस गया ना, तो अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। काम करेगा, पैसा भी आएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा, क्योंकि जुपिटर पीछे से उसे खींच रहा होगा। लोगों से कनेक्ट करो ये कहेगा, जीव के साथ काम करो, दुनिया से जुड़ो। अब यहां सबसे बड़ा डिलेमा पैदा हो जाता है। सोसाइटी क्या करती है? आपको जज करती है, आपके प्रोफेशन से, आपकी पावर से जज करती है, आपकी अक्वायर्ड वेल्थ से जज करती है। और जुपिटर यानी गुरु क्या चाहता है? मीनिंग,
कनेक्शंस, सेवा। तो जातक के अंदर चलता रहता है कि ये काम शायद मेरा नहीं है, मैं शायद कुछ और करने आया हूं इस धरती पर। लेकिन डर यह है कि सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, स्टेटस का डर रहेगा। और यही 10वें घर का जुपिटर क्रिएट करता है इनर डिससैटिस्फैक्शन विद आउटर सक्सेस। अब अगर जातक इस डिलेमा से बाहर आ जाए तो 10th हाउस का जुपिटर बहुत शानदार ग्रोथ देता है। शर्त बस एक है, कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होना चाहिए जिसमें आप लोगों के साथ समय बिताते हो, चाहे साइड हसल में हो, साइड जॉब हो, चाहे एनजीओ के साथ काम करें, चाहे काउंसलिंग का काम करें, चाहे हीलिंग हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो। कोई ना कोई ऐसा काम जहां पर आप सिर्फ बोल नहीं रहे, लोगों का कुछ उद्धार कर रहे हो। पॉलिटिक्स, एनजीओ, सोशल सर्विस, मेडिकल, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये सब 10वें घर के जुपिटर को सूट करता है। अब अर्थ एलिमेंट की बात समझिए साथियों। 2nd हाउस में अर्थ एलिमेंट खुद तक सीमित होता है। 6th हाउस में अर्थ एलिमेंट खुद और फैमिली तक सीमित होता है। 10वें घर में अर्थ एलिमेंट पूरे तरीके से कमल खिल चुका है, पंखुड़ियां बन गई हैं, फैल गई हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी तक पहुंच गई है। इसलिए 10वें घर का जुपिटर यह नहीं कहता कि मैं बोलूंगा, यह कहता है मैं कुछ बदलूंगा, बातें नहीं करूंगा, बदल के दिखाऊंगा। फैमिली के पैटर्न को यहां समझिए। 10वें घर से जुपिटर की 5वीं दृष्टि आती है 2nd हाउस पर। इसका मतलब कई बार यह होता है कि जातक के जन्म से पहले फैमिली से में कुछ सही नहीं हुआ, जैसे सेपरेशन हुआ उसके जन्म से पहले, फैमिली में दूरियां बन गई हो, परिवार में जॉइंट फैमिली से ब्रेक होके आपकी फैमिली बनी हो। कई चार्ट में ऐसा भी देखता हूं कि बच्चा पैदा हुआ और फैमिली स्ट्रक्चर टूट गया। इससे जातक के अंदर एक ट्रिगर बन जाता है, ऐसा क्यों हुआ। और जब वो समाज में ऐसी चीजें होते देखता है तो उसे बहुत ज्यादा अंदर तक चुभती हैं ये चीजें। इसलिए ये लोग अंदर से बड़ी फैमिली बनाना चाहते हैं, अगर खून से नहीं तो समाज से ही सही। वसुदेव कुटुंबकम वाली नियति इनकी हो जाती सोच। 7वीं दृष्टि जाती है 4थे घर पर। पर्सनल लाइफ प्रोटेक्टेड हो जाती है, मदर प्रोटेक्टेड हो जाती है, माता जी, होम एनर्जी प्रोटेक्टेड हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, 10वें घर का जुपिटर अब बॉडी का प्लैनेट नहीं है, ये आत्मा का प्लैनेट है। अष्टम तक ही हमारी बॉडी थी, 10वें से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है स्पिरिचुअल पावर से। इसलिए ऐसे लोग प्रोफेशन में ट्रैप बहुत जल्दी साफ साफ देख पाते हैं। कहीं पैसा लगाना है, कहां पर पैसा नहीं लगाना है, कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है साथियों, इतनी सोच होने के बाद भी, समझ होने के बाद भी, कि जब इन्हें फ्री विल यहां पर नहीं मिलती। फैमिली के प्रेशर में प्रोफेशन को पिक कर लिया, परिवार ने कुछ प्रेशर डाला और आपने एक प्रोफेशन को चुन लिया, और फिर वहीं से आपके सेटिस्फैक्शन की धज्जियां उड़ जाती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट पॉइंट है यहां पर 10th हाउस से जुपिटर की 9वीं दृष्टि आती है आपके 6ठे घर पर। 6ठा घर है कर्जों का, डेप्ट का, सर्विस का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। इसलिए इस चार्ट में मेहनत से ज्यादा दान धर्म काम करेगा। एफर्ट से किया गया इन्वेस्टमेंट कई बार गलत निकल जाता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट से पहले दान कर दिया, सेवा कर दी किसी की, किसी और का काम कर दिया, तो चार्ट अपने आप सपोर्ट करता है। इसलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है अपने ऑफिस में, कार्यस्थल पर अपने कलीग्स का काम कुछ उसमें मदद कर दिया करो, बहुत अच्छा रहता है। 10th हाउस के जुपिटर के लिए सिंपल सा रूल है साथियों, पहले डोनेशन करो और फिर आपको वापस मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करो। अगर धर्म नहीं मिलेगा काम के अंदर तो पैसा फंस सकता है। अपने कर्म में ही धर्म को अपना लो, पैसा रुक जाएगा वरना फंस जाएगा। मटेरियल हैप्पीनेस की अगर बात करूं तो 10वें घर का मटेरियल हैप्पीनेस भी यहां पर दिखता है। फीमेल्स के चार्ट में 10th हाउस का जुपिटर एक ऐसा पति दे सकता है जो मदर इन लॉ से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो, यानी अपनी मदर से ज्यादा प्रभावित हो, यानी मदर इज ऑलवेज राइट वाली सोच वाला। मदर इन लॉ स्ट्रांग होगी, डोमिनेंट भी होगी, उनके परिवार में उनका सिक्का चलता होगा, सोसाइटी में अप्रिशिएटेड भी होंगी, हेल्दी बॉडी भी होगी, स्ट्रांग प्रेजेंस भी होगी, उनमें एक गुरु वाली बात मिलेगी, एक ज्ञानी इंसान वाली बात। ओवरऑल समझिए साथियों, 10वें घर का जुपिटर कहता है काम करो, बड़ा काम करो, लेकिन ऐसा काम करो जिससे किसी जीव का भला हो।
अगर ये मिल गया तो ये जुपिटर आपको सोसाइटी में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा और अंदर से भी सेटिस्फाइड रखेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो पैसा होगा, स्टेटस होगा, लेकिन मन अंदर से बेचैन ही रहेगा। यही 10वें घर के जुपिटर की असली कहानी है। अब आते साथियों 11वें घर में जुपिटर का क्या मतलब है। सबसे पहले समझ लीजिए कि 11वां घर यानी 11th हाउस सिर्फ गेन नहीं है, ये काम के कंप्लीशन की एक जगह है। काम की यात्रा जहां से शुरू हुई थी तीसरे घर से, बीच में 7वां घर आया, आपके एक्सपीरियंसेस आए, एंजॉयमेंट भी आया, और 11वें घर में आकर काम पूरे होते हैं। अब यहां गुरु आकर बैठ गया तो काम अब ऐसा हो जाता है कि जहां पर्सन चीजें खरीदे बिना ही मन में जजमेंट बना लेता है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, बिना चीज को देखे, बिना उसके बारे में जानकारी ली। ये क्लैरिटी बहुत रेयर होती है साथियों। जैसा मैंने आपको बताया है, जहां रोशनी होती है वहां इंसान गुम नहीं होता। और सबसे ज्यादा लाइट कहां पर है? 9वें घर से लेकर 12वें घर तक। पहले से लेकर 8वें घर तक रोशनी कम होती है चार्ट में, सेकंड में बिल्कुल नहीं होती, तीसरे में भी नहीं होती। तो अगर किसी का जुपिटर 11वें घर में बैठा है तो वो इंसान लॉस्ट नहीं हुआ, खोएगा कभी भी नहीं। तो सवाल यह है कि क्या उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? तो जुपिटर का काम यहां यह नहीं है कि वो अंधाधुंध इच्छाएं पूरी कर दे। जुपिटर का काम है इच्छाओं को रिफाइन करना। 11वें घर का जुपिटर सबसे पहले यह करता है कि बिना बात के खर्चों को रोक देता है। बिना चीज खरीदे ही समझ आ जाता है कि यह चीज मेरे काम की है या मेरे काम की नहीं है। इसलिए यहां पर मटेरियल अटैचमेंट कम होती है, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट शानदार होता है। ऐसे लोग मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि कौन सी डिजायर वर्थ इट है और कौन सी नहीं। प्रोफेशन में भी 11वें घर का जुपिटर अचानक से जंप दिला सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह जंप मेहनत से नहीं है, पूर्व पुण्य से आती है। 5वीं दृष्टि जा रही है तीसरे घर पर, मतलब कि पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन सही समय पर सही मौका मिले या ना मिले यह डिपेंड करता है आपके पूर्व पुण्य पर। कई बार क्या होता है कि एग्जाम देने जाना था लेकिन सिचुएशन नहीं बनी, या बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर पहुंच गए और जब परफेक्ट टाइम मिला तो एग्जाम क्रैक हो गया, पेपर ही लीक हो गया। विल पावर यहां पर दान देने से आती है, पूर्व पुण्य से आती है। सिबलिंग्स की बात करें तो 11वें हाउस का जुपिटर या तो सिंगल सिबलिंग देता है या फिर मेल सिबलिंग देता है। वाटर साइन आ गया तो सिस्टर का योग भी बन जाता है। 7th एस्पेक्ट जा रही है यहां पर 5वें घर पर, तो एजुकेशन से किया गया इन्वेस्टमेंट यहां पर रिवॉर्ड करता है। ऐसा नहीं कि तुरंत, लेकिन लाइफ के किसी भी पॉइंट पर आप खुद कहोगे कि ठीक है, उस समय जो डिग्री ली थी वो आज चलो काम आ ही गई। यानी ज्ञान हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगा। 11वें घर और 5वें घर का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन यहां पर कंटिन्यूस एफर्ट करना बहुत जरूरी है, यह भाग्य से नहीं चलता। 9th एस्पेक्ट, 9वीं दृष्टि जो है वो जा रही है 7वें घर पर। ये रेवोल्यूशन का एस्पेक्ट है, दृष्टि है, ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि है। पॉजिटिव में देखें तो शादी के बाद लाइफ पूरी तरीके से बदल सकती है इस इंसान की। नेगेटिविटी में देखें तो मैरिज ब्लॉक भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका स्पाउस, जीवन साथी, या तो रेडी नहीं होता या डिसीजन में अटका रहता है। और अगर फीमेल्स है तो उनके चार्ट में ये ज्यादा दिखता है, क्योंकि जुपिटर स्पाउस का वैसे ही नेचुरल सिग्निफिकेटर है। 11th हाउस जजमेंट का घर भी होता है साथियों, तो कुछ करूं या ना करूं ये दिमाग में चलता ही रहता है। अब आता है साथियों 12वें घर में गुरु का क्या असर रहेगा। 12th हाउस क्या है? लिबरेशन का, मोक्ष का, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। पाइसिस साइन, 2 मछलियां, एक जीव एक ईश्वर। अब जब जुपिटर वहां पर पहुंच गया है तो उसने बहुत हर्डल्स क्रॉस कर लिए। यहां पर्सन खुद को अप्रिशिएट करने लगता है, उसे एहसास होता है कि हां बहुत चैलेंजेस आए थे लेकिन मैंने पार कर लिए। 12th हाउस एक्सपेंस यानी खर्चों का घर भी है और जुपिटर ग्रेविटी का प्लेनेट है साथियों। तो जब जुपिटर यहां पर बैठता है तो 12th हाउस बहुत बड़ा घर बन जाता है, पूरी लाइफ की थीम बन जाती है। मोक्ष पहले भी था, 4th हाउस में इमोशनल मोक्ष था, 8वें घर में सोशल मोक्ष था, लेकिन 12वें घर में आकर मोक्ष यूनिवर्सल हो जाता है, पूरी दुनिया से कनेक्शन।
यहां जुपिटर कहता है कि बड़े मैटर्स सॉल्व करो। अगर इंसान बड़े इश्यूज तक नहीं पहुंच पाया तो उसकी कुंडली चार्ट कहीं ना कहीं अटक जाता है। फिर वो यही सोचता रहता है कि मैं कर क्या रहा हूं जीवन में। लेकिन अगर वो वहां तक पहुंच गया बड़े मैटर्स तक, तो चाहे एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, इंजीनियरिंग में हो, ह्यूमैनिटीज में हो, वो बड़े लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करेगा और उससे उसे नेम फेम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। 5वीं दृष्टि जा रही है चौथे घर पर, मतलब फैमिली की शांति पूर्व पुण्य पर डिपेंड करेगी। अगर दान किया है, ज्ञान दिया है, तो घर में शांति होगी। अगर नहीं किया तो घर डिस्टर्ब रहेगा। 7वीं दृष्टि इनकी जाती है छठे घर पर। मेडिकल, लीगल सर्विसेज फील्ड्स यहां पर बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, लेकिन सर्विस खुद के एफर्ट से ही इनको करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी, फैमिली, रिसोर्सेज पूर्व पुण्य से मिल सकते हैं, लेकिन सर्विस नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। 9वीं दृष्टि जा रही है 8वें घर पर, जो कि ससुराल पक्ष को प्रोटेक्टेड कर देती है, उनकी सुरक्षा करती है, ट्रांसफॉर्मेशन सेफ रहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है साथियों, ये लोग बड़े मैटर्स में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि घर के छोटे मोटे मैटर्स तो इनसे मिस ही हो जाते हैं, और तब फैमिली कंप्लेन करने लगती है, आपको घर की चीजें नहीं दिखाई देती, आपको दुनियादारी से मतलब है। लेकिन इंसान यही सोच रहा होता है कि मैं बड़ी चीजें सुलझा रहा हूं यार, कोई मेरी तरफ भी देखो। इसलिए 12th हाउस के जुपिटर के लिए रूल सीधा सा सिंपल है, डिवोशन में रहो, सर्विस में रहो, दान करते रहो, तभी ये जुपिटर आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और अगर जीवन की शुरुआत से आपने खुद को बड़े लोगों, बड़ी कम्युनिटीज और बड़े बड़े इश्यूज, बड़े बड़े टॉपिक्स में जोड़ दिया, तो आपका चार्ट अपने आप पूरा पोटेंशियल दिखा देगा। यह था साथियों गुरु का 12 घरों में एक बहुत ही गहरी सोच के साथ विवरण आप लोगों के लिए। इस तरीके के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ज्योतिष के बहुत गहरे अनछुए पहलुओं को भी छूना चाहता हूं, ज्ञान बांटना चाहता हूं, आपसे कमेंट बॉक्स में ज्ञान लेना भी चाहता हूं। आगे किस विषय पर आप टॉपिक मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, और फिर मिलूंगा आपसे किसी ऐसे वीडियो में। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम, जय गुरुदेव।